आपके पास नोटबुक्स है? आपके पास है? आपके पास प्लीज़ टेक आउट योर कॉपीज़, या थोड़े मैं कुछ चीज़ें लिखाऊंगा आपको, मैं चाहता हूँ आप अपने साथ ले जाएं। जिनके पास नहीं है वो बाहर से पेजेस ले लो। चलें, मैं 6 चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ, और विल सी कि इंशाल्लाह कैसा फ्रूटफुल सेशन रहेगा आपके लिए। तो पहली चीज़ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इज़ इंटरव्यू का सिलेबस एंड द प्रिंसिपल्स यू फॉलो। और ये मैं जेकेपीएससी और यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा आपको। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू बोर्ड। अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू बोर्ड, थोड़ा बोर्ड को समझेंगे, मेंबर्स कौन से हैं और कैसे मैनेज करना है। डैफ पे हुजैफ हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट, पर मैं डैफ के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे बात करूंगा, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल। उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम जेनेरिक क्वेश्चंस, कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस। आई विल नॉट बी टचिंग करंट अफेयर्स, ऑप्शनल एंड ऑल, सर ने वो ऑलरेडी बात की आपसे। कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस। नंबर 5, स्ट्रक्चरिंग आवर रिस्पॉन्सेस। जवाब अगर देना है, जैसे पॉलिसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या गवर्नेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हाउ डू वी स्ट्रक्चर आवर रिस्पॉन्स। ये थोड़ा मुश्किल है करना, बिकॉज ये उसी स्पॉट पे करना पड़ता है, पर अगर आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दोगे, कीपिंग दिस स्ट्रक्चर इन माइंड, आपका अच्छा आंसर बन सकता है। और आखिरी जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, दैट इज बिकमिंग अनफॉरगेटेबल। आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। इंटरव्यू के कुछ एटिकेट्स और कैसे आप उनको याद रहोगे। देखिए, उनको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, उस चक्कर में आप उनको याद रहोगे नहीं रहोगे, दैट्स अ क्वेश्चन। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हमें वहाँ छोड़नी है कि उनको एटलीस्ट वो 15-20 मिनट का डिस्कशन याद रहे, बिकॉज दे विल नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ योर आंसर्स, दे विल जस्ट रिमेंबर वन और टू ऑफ योर आंसर्स। और अगर वो 1-2 आंसर अच्छे रहे तो वो आपका वो पार हो जाएगा पूरा का पूरा लेवल। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। मुझे बताइए, आप में से किसने इंटरव्यू का सिलेबस देखा है? इंटरव्यू का सिलेबस देखा आपने? हाँ, ठीक है, इंटरव्यू का सिलेबस है, ये पता था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक तो डैफ तो है ही, इंटरव्यू का ऑफिशियल सिलेबस, जैसे प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का भी सिलेबस है। देखिए, ये बहुत सारी कमेटी सेटअप की गई थी, जैसे कोठारी कमेटी है, भगवान साई कमेटी है, सतीश चंद्र कमेटी है। उन्होंने ढेर सारी रिकमेंडेशंस दी यूपीएससी को कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें टेस्ट करना है किसी कैंडिडेट में। बेस्ड ऑन दैट यूपीएससी ने उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि लेट्स से दीज आर 5 और 6 थिंग्स जो हम एक कैंडिडेट में चेक करेंगे। अब यूपीएससी ने वो काम कर लिया था, तो जेकेपीएससी ने कॉपी पेस्ट लगा दिया वो एग्जैक्टली सेम चीज़। तो मैं सिलेबस लिखाऊंगा आपको ऑफिशियल, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। अब वो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं थोड़े एडवांस लेवल के कि हमें समझ नहीं आएंगे वो, जैसे क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन लिखा है उन्होंने अपने सिलेबस में, या उन्होंने लिखा है आपको सोशल कोहीजन। अब ये सब चीज़ों का मतलब क्या है, उसके मैं कीवर्ड्स भी दूंगा आपको, ताकि आपको समझ आए कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर व्हेन द बोर्ड इज सेट। उनके सामने वो सिलेबस होता है। एंड आई वाज टॉकिंग टू द चेयरमैन सर लास्ट ईयर ऑल्सो, उन्होंने मुझे बताया कि दे हैव मार्क्स that are set aside for each of those keywords। तो वो हम लिखेंगे एक एक करके। देखिए, सिलेबस में मैं सारी कमिटीज का क्रक्स बताता हूं आपको। what have they written? Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity। ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब इन कीवर्ड्स, इन वर्ड्स का हम मतलब समझेंगे और उसमें क्या क्या कीवर्ड्स है वो याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस। इसी के अराउंड पूरा इंटरव्यू घूमेगा आपका। देखिए, मैं ऑलमोस्ट जब भी
आपका केएस का इंटरव्यू होता है, रफली अराउंड 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मैं करता हूँ ऑलमोस्ट हर साल। और मैं आपको कह सकता हूँ देयर आर सम टर्न ऑफ्स। एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ ये है एक कैंडिडेट में, दैट इज जब उसको सवाल पूछा जाए उसको सवाल ही समझ नहीं आता है पहले, और ही आस्क्स फॉर रेपिटिशन, सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एंड दैट इज अ बिग टर्न ऑफ पैनल के सामने। उसमें यही चेक करा जाता है कि मेंटली अलर्ट नहीं था बंदा। सो अवॉइड आस्किंग फॉर रेपिटिशन, दैट इज द रियल मीनिंग। अवॉइड आस्किंग फॉर रेपिटिशन, ना पूछें आप अनलेस कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया आपको। अवॉइड आस्किंग फॉर रेपिटिशन, पहली चीज। सेकेंडली, मेंटल अलर्टनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है, दैट इज यू वॉच फॉर जेस्चर्स। पैनल के जेस्चर्स समझें आप। ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं जिनका पहला इंटरव्यू होता है उनको जेस्चर समझ नहीं आता। अब मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल दूंगा आपको कि बोर्ड कैसे जेस्चर दिखाता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। एक हमारे कुछ अच्छे जेस्चर्स होते हैं, लेट्स सपोज नॉड करना। अगर बोर्ड में से जिसने सवाल आपको पूछा वो जेंटल नॉडिंग कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं वो नॉड कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा अग्रीएबल है और आप अपनी पेस मेंटेन करें। मेंटेन योर पेस, जो आप जवाब दे रहे हैं उसके हिसाब से मेंटेन योर पेस इफ दे आर जेंटली नॉडिंग। सेकंड जेस्चर हो सकता है लीनिंग फॉरवर्ड। अगर वो आगे की तरफ बोर्ड पर अपने हाथ रखते हैं, लीनिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, समझ आ रहा है? इस जेस्चर का मतलब क्या है? उनको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपके जवाब में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब अगर दे आर लीनिंग फॉरवर्ड, यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस, और आप अपने आंसर पर अब पेस मेंटेन नहीं करेंगे, आप एलैबोरेट करेंगे। दे आर वांटिंग मोर, उनको ज्यादा चाहिए आपसे, आप एलैबोरेट करें उसमें, इफ दे आर लीनिंग फॉरवर्ड। उसके बाद ये कुछ पॉजिटिव जेस्चर्स हैं। इसके अलावा इफ दे आर चेकिंग द क्लॉक या वॉच, वॉच देख रहे हैं अपनी, दीवार पे कोई क्लॉक है उसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा जेस्चर है दैट यू रैप योर आंसर इमीडिएटली। आप अपना आंसर बंद कर दें, रैप योर आंसर इमीडिएटली, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ज्यादा खींचे मत उसको, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। बहुत बार आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को दिखता है ये, रेज्ड आईब्रोज। While you're answering, they raise their eyebrows. That is skepticism. यहां पर you don't wrap your answer. आपको बस, आप जो आर्ग्यूमेंट है आपका उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, एक अच्छा सोर्स ढूंढना पड़ेगा। सर फलाना रिपोर्ट में लिखा है, फलाना जजमेंट में है, यूनाइटेड नेशन की इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। These are some gestures. There's one more gesture, very important and a frequent gesture, जो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे बोर्ड में, that is crossing their arms. Arms cross करके ऐसे बैठते हैं, like this. That is one more gesture. Whenever you see this, इसका मतलब है वो थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? यू हैव टू सॉफ्टन योर स्टांस। आपने अपना स्टांस थोड़ा सॉफ्टन करना पड़ेगा। आपने अगर कोई एक्सट्रीम पोजीशन ली है, नो डाउट यू आर सब्सटैंशिएटिंग दैट विद फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव टू सॉफ्टन इट अ लिटिल। दीज आर सम जेस्चर्स, ये सारा मेंटल अलर्टनेस में है। आर यू एबल टू रीड दिस? ठीक है ना, बिकॉज दे डेफिनेटली विल बी एबल टू रीड यू। इज अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 250 ईयर्स इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप बोर्ड के सामने जाते हैं, 250 साल का एक्सपीरियंस होता है आपके सामने। उनके लिए आपको जज करना कोई बड़ी बात, इसीलिए वो 20 मिनट से ज्यादा देते ही नहीं उसको, उनको 20 मिनट में समझ आ जाता है। तो ये सब चीजें यू लुक फॉर दिस, इन चीजों को कैच करें। ये हो गया आपका पहला पार्ट जो आपके सिलेबस में है, दैट इज मेंटल अलर्टनेस। दूसरा जो सिलेबस में जेकेपीएससी ने लिखा है, दैट इज बैलेंस ऑफ जजमेंट। बैलेंस ऑफ जजमेंट, बैलेंस ऑफ जजमेंट।
बैलेंस ऑफ जजमेंट। इसमें बोलने की कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है कि आपको बायस अवॉइड करना है। अवॉइड बायस, आप किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, यू हैव टू अवॉइड बायस एंड विल बी आस्किंग यू सर्टेन स्टफ। जैसे मुझे याद है जब मैं वी वर इन दिल्ली, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मॉक, तो उन्होंने मुझे वहाँ मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि क्योंकि आप मुस्लिम हो और क्योंकि आप कश्मीर से हो, आपको आधा इंटरव्यू पहले से ही पता है कि क्या होगा, एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और उनको ये भी पता होगा कि वहाँ के लोगों का क्या बायस होता है, और उसी बायस पे वो आपको चेक करेंगे। तो यू हैव टू अवॉइड योर बायस, बी प्रैक्टिकल। और वो कैसे करें सर? अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दैट्स योर लाइक थेरेपी। अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, जो भी वैल्यूज है उसके साथ अपने आप को अलाइन करें, वही आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में तीसरी चीज जो लिखी है, दैट इज वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, ये स्पेसिफिक सिलेबस में लिखा है। विल बी चेकिंग योर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें डेप्थ कितना है। अब जनरली वैरायटी तो कुछ भी हो जाएगा फिर, बट वी वांट टू ब्रेक इट डाउन टू समथिंग जो हम हैंडल कर सके। तो मेरी नजर में वैरायटी ऑफ डेप्थ, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले मुझे लगता है इज योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट। बैकग्राउंड सब्जेक्ट, जिसमें आपने अपना बैकग्राउंड एजुकेशन करा है। बहुत अच्छा यह है कि बैकग्राउंड वाला ही आपका ऑप्शनल भी हो, तो आपका एक क्वेश्चन तो बच ही जाएगा उससे। मेरी नजर में इसमें ऑप्शनल भी आता है, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा वैरीड है, बैकग्राउंड कुछ और, फिर ऑप्शनल में कुछ और। इसमें तीसरा करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर्स आता है, तीसरा करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स में यू ऑलरेडी नो, सर ने शायद बात करी होगी इस पर, वही चीज, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, सोशल इश्यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अल्टीमेटली वेरी फ्यू पीपल कवर दिस फोर्थ एरिया, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट में, दैट इज हॉबीज। दैट इज हॉबीज। ये चार फ्रंट्स पे they'll be checking your variety of interest, hobbies। अब हॉबीज का क्या करें? हमारे पास तो कोई हॉबी नहीं है, हमने तो पढ़ाई के सिवा कुछ किया नहीं, मगर मैं उसका कुछ सोल्यूशन दूंगा आपको जब हॉबी पे आएंगे हम। ये हो गया वैरायटी। उसके बाद सर नंबर 4, चौथी चीज जो सिलेबस में लिखी है, दैट इज सोशल कोहीजन। सोशल कोहीजन, सोशल कोहीजन एंड लीडरशिप, ये चीज चेक करना है उनको। सोशल कोहीजन एंड लीडरशिप। कोई एक ऐसी एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप वो उनको दिखा सके कि सर आपने लाइफ में कहीं पर, इन द रीसेंट लाइफ, ऐसा नहीं कि स्कूल के टाइम किया था, लेकिन रीसेंट पास्ट में आपने कहीं पर कुछ टीम वर्क किया है, कहीं पर कुछ टीम वर्क किया आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, कॉलेज के टाइम, कॉलेज के बाहर, अपनी कॉलोनी में, किसी एनजीओ में कुछ टीम वर्क किया है, और जहां पर आपने कुछ किसी चीज को लीड किया हो, थोड़ा लीडरशिप का आपने कोई टाइम गुजारा हो। टीम वर्क और लीडरशिप ये दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दे वांट पीपल, जैसे कल को यू बिकम अ केएस ऑफिसर और केपीएस ऑफिसर, अब आप डीएसपी है, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग हैं, उनको साथ लेकर चलना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अलग से अपने कमरे में रहेंगे, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर कलीग्स, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सबऑर्डिनेट्स, तो आप सबको मिलाकर नहीं चल रहे। तो दे वांट दिस पर्सन जो सोशल कोहीजन और लीडरशिप क्वालिटी वाला है, जो टीम वर्क कर सके और जिसने लाइफ में कुछ ऐसा लीडरशिप का रोल किया हो। या अगर नहीं भी किया है, आप ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है,
मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार या मेरे रिलेटिव्स या मेरे कलीग्स मुझे कहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हो, या जब हम मैच खेलते हैं तो जनरली जब मेरे हाथ में चीज़ें आती है तो मैं अच्छे तरीके से लोगों को मिलाकर रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज करता हूँ, हर एक बंदे को अपनी अपनी जगह पर रखता हूँ और एक टीम वर्क का एक माहौल बनता है। वो चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मेरा ऐसा एस्पिरेशन है, ताकि उनको लगे कि भाई ये सिलेबस के साथ अलाइन हो रहा है बंदा। 5वां लिखेंगे critical powers of assimilation. Critical powers of assimilation. Critical powers of assimilation. Critical powers of assimilation. ये भी अच्छा है. So you'll be definitely asked a question जो एक बाउंसर होगा आपके लिए 100%. Everybody would face this. Now critical powers of assimilation क्या कहता है? जब एक बाउंसर आएगा ना, व्हाट डू यू डू? मोस्टली बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे भी हुज़ैफ ने आपको कहा, ये असल में मनान ने बोला था, हम इसी कमरे में 1-on-1 इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो मनान में मैं कुछ ऐसे ही पता नहीं क्या सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था और वो ही वेंट टोटली ब्लैंक और वो लाल हो गया पूरा, एंड ही वाज लाइक कि कुछ नहीं आ रहा है सर। तो वो असल में यही चीज़ चेक हो रहा है, क्रिटिकल पावर्स। इसमें क्या करना है? सबसे पहले व्हेनेवर यू आर फेस्ड विद दिस क्वेश्चन, टेक अ पॉज लें आप कुछ सेकंड्स का, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यू सेकंड्स का पॉज लें बिना पूछे। यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फॉर दैट, बिना पूछे टेक अ पॉज। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू गैदर थॉट्स, अगर आपको ये ऐसा बाउंसर लगा कि आपको लगा कि भाई 3-4 सेकंड के मेरे पॉज से नहीं हो पाएगा कुछ, देन यू आस्क फॉर परमिशन। आस्क फॉर परमिशन, सर कैन आई टेक सम टाइम to think about it. Ask for permission. अगर आपको लग रहा है थोड़ा डिले हो जाएगा, उसके बाद पॉज लेने के बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको ब्रेक डाउन करो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप लोग मेंस में करते हो, बराबर वैसे ही ब्रेक डाउन करो उसको, पार्ट्स में तोड़ो उसको। Address each part. Address each part and then derive conclusion. This is critical powers of assimilation में what are they looking for? समझ रहा है? You're faced with a question, take a pause, break it down, address each part, then draw conclusions. Number 6. छठी चीज जो सिलेबस में लिखी है, that is clear and logical exposition. Clear and logical exposition. This is extremely important, बहुत important है, that is structuring your responses. Structuring your responses. आपके जो responses हैं वो एक logical flow follow करने चाहिए। आपके पास एक punch हो, फिर analysis हो, फिर conclusion हो, इसको pack कहते हैं। आपके पास सेल है, प्रेप है, अलग अलग इसमें टेक्निक्स है जो मैं बाद में बताऊंगा। इसको स्टार मारेंगे, इसको बाद में करेंगे हम, बिकॉज ये मेरा अलग मॉड्यूल है। स्ट्रक्चरिंग योर रिस्पॉन्सेस। आखिरी चीज जो सिलेबस ने मेंशन करी है आपके, दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, ये आखिरी चीज है जो सिलेबस में दिया गया है। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। इसमें क्या है सर? मॉरल इंटेग्रिटी में पूरा एथिक्स का सिलेबस डाल देना। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी में एडमिट मिस्टेक्स, गलती है एडमिट करें आप, वो आपकी पर्सनालिटी का एक पोर्शन दिखाएगा जो उनको देखना है। तो यू लुक फॉर एरियाज जहां पर आप अपनी गलती मान सके, ठीक है ना? ऐसा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप बोलें कि हाँ सर आई वाज रॉन्ग हियर, वो दिखाना है, वो वाला पार्ट। एडमिट मिस्टेक्स, अगर ये चीज हो गया, दिस शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सनालिटी दैट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है? इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी में आएगा वो, इस एथिक्स में वही है, मॉरल ऑनेस्टी, यू नो, रेजिलियंस, ट्रस्ट एंड ऑल, तो वो सब चीजें। ये है 7 एरियाज जहां पर दे विल बी गिविंग यू मार्क्स। तो पहला तो पोर्शन मेरा सिलेबस का था।
सेकेंड चीज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग दी बोर्ड। अंडरस्टैंडिंग दी बोर्ड, देखिए आप, किसी ने अभी पूछा था सर पिछले साल डैफ नहीं था और इस साल डैफ होगा नहीं होगा। इट हैपन्स कि जिस साल डैफ भी होता है, ध्यान से सुने, जिस साल डैफ भी होता है उसके बावजूद वो डैफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और अगर डैफ है तो हो सकता है लगभग 40% आपका पूरा डैफ के साथ ही हो, ये एक ही साल हो सकता है। आप लेट्स सपोज मॉर्निंग में चले गए, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में डैफ से क्वेश्चन पूछे, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में कोई डैफ से क्वेश्चन नहीं था, ये हो सकता है। अगर डैफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मेरी नज़र में आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज फिर थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है आपका इंटरव्यू। नहीं पूछ रहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें तो क्या ही कर सकता है कोई। अब ये चीज़ है कि डैफ होगा नहीं होगा, वो विल हैव टू सी दैट। मगर बोर्ड में कौन है, ये ऑलरेडी नो कि अभी हमारे पास चेयरमैन है। चेयरमैन साहब जो है आपके अरुण कुमार, इज एन IPS ऑफिसर। इनके बारे में थोड़ा पढ़ें आप। हाई कमीशन लंदन में भी काम किया है और यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है, तो वहां ले जा सकते हो आप इनको अगर आपको इनका बोर्ड मिला। आपके एक मेंबर है, मेंबर 1 राजीव सिंह, इज अ प्रोफेसर। राजीव सिंह साहब प्रोफेसर है वेटरनरी मेडिसिन के, तो जिनका मेडिसिन है वो यहां ले जा सकते हैं। उसके बाद आपके हैं तारिक अहमद जरगर साहब, मेंबर 2। तारिक अहमद जरगर साहब इज अ KS ऑफिसर, काफ़ी सीनियर। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज में और इंफॉर्मेशन, ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन में काम किया है। मेंबर 3 जो लॉ वाले स्टूडेंट्स है, यशपाल कोटवाल, इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल जज, डिस्ट्रिक्ट जज। और मेंबर 4 आसफ महमूद सागर, ये बहुत पुराने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं, IFS। नाम यू डोंट नीड, आपको बस ये थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं। अब देखिए आप, बोर्ड जनरली क्या करता है, आपको एक चीज दिखेगा जब आप मॉक दोगे, या आप में से मत किसी ने मॉक भी दिया होगे, मॉक्स ज्यादा फॉर्मल लगेंगे आपको, और जो असल इंटरव्यू है जनरली ये बोला जाता है, रियल इंटरव्यू आपको उतना फॉर्मल नहीं दिखता, लगता ऐसा है थोड़ा इनफॉर्मल हो गया ये आज, ठीक है ना। वाई? बिकॉज पैनल क्या करता है सर, बोर्ड आपको हो सकता है पहले बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछे टू मेक यू कंफर्टेबल, तो ये एक पोर्शन है आपका, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे टू मेक यू कंफर्टेबल। दूसरा, दे विल कॉन्शियसली इंटरप्ट यू, तो इंटरप्शंस होंगे या काउंटर क्वेश्चंस होंगे साथ में। इंटरप्शन होगा, काउंटर क्वेश्चन होगा। अब अगर इंटरप्शन काउंटर क्वेश्चन होगा, तो व्हाट डू? यू लेट देम इंटरप्ट, डोंट स्कोर अ पॉइंट। आपके पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, उन्होंने बोलने नहीं दिया, लेट देम इंटरप्ट, ठीक है ना। ये डेलिब्रेट होता है काफी बार, तो लेट देम इंटरप्ट, काउंटर क्वेश्चन करने दो, चेकिंग योर रेजिलियंस एंड टॉलरेंस। और तीसरा, समटाइम्स इट हैपेंस दैट बोर्ड might even be silence, और अजीब सी साइलेंस कभी आ जाती है, and they are waiting whether you can fill it, you have to fill it with something जो आपको उस वक्त ठीक लगे। साइलेंस वो नहीं होना चाहिए, एक awkward सा साइलेंस उस वक्त नहीं आना चाहिए।
इट इज नॉट इन बिटवीन द क्वेश्चन वाइल यूर आंसरिंग, है ना, वो काउंटर क्वेश्चन होगा नहीं, आपका पॉइंट खत्म हो गया एंड दे आर वेटिंग, देन यू हैव टू कंटिन्यू। यस, ये है अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड। उसके बाद डैफ के इंपॉर्टेंट एरियाज, डैफ के इंपॉर्टेंट एरियाज। जी देखो, फैक्ट आप अगर गलत भी बोलोगे उसमें कोई ऐसा कोई मेजर कोई पर्सनालिटी इशू नहीं है उसमें। अब देखिए, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर्स क्या है, और अगर आपका कैरेक्टर खराब आ रहा है तो वो दैट्स अ टर्न ऑफ। फैक्ट खराब हो गया, उसमें कोई कैरेक्टर का इशू नहीं है, वो कोई वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है वो। अब एडमिट करें मिस्टेक अपनी, मैं पहले ही बोला आपको, एडमिट योर मिस्टेक एंड दैट विल शो योर कैरेक्टर। अब गलती हो गई, उन्होंने आपको तोड़ा, आपने एडमिट करा उधर ही, दैट शोज योर कैरेक्टर। वो चीज दिखाना है, और वो अच्छा है ज्यादा, वो चीज ज्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ आइडिया होता है तो आप उसको अराउंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली बताएं आप, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, उसमें आई डोंट नो बताएं आप, या पार्डन ले। क्लोजनेस है तो बताएं वो, लेकिन एवरेजेस बताएं, अप्रोक्सीमेशंस बताएं। यस, नहीं नहीं, अगर आपको पता है आप बता सकते हैं। एज फार एज आई एम, हाँ, एज फार एज माई नॉलेज गोज सर, आई बिलीव दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। उसमें ह्यूमिलिटी लेकिन दिखनी चाहिए, है ना, ह्यूमिलिटी दिखनी चाहिए। डैफ के इंपॉर्टेंट एरियाज। देखिए, अब आपके साथ जो लोग होंगे वहां, या आप में से कुछ भी बच्चे हैं जिनका काफ़ी गैप लग गया होगा, लास्ट डिग्री पता नहीं कब की है और अब इंटरव्यू पता नहीं कब है, तो पहला तो प्रॉब्लम है डैफ में जो गैप्स का इशू है ना। तो हाउ डू वी फिल इन द गैप्स? पहली बात, इफ इट्स अ गैप ऑफ अराउंड 1-2 years, 1-2 साल की गैप, आई डोंट बिलीव इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, नो क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेबल गैप है, 1-2 साल की गैप एक्सेप्टेबल गैप है, दे डोंट इवन नोटिस दिस 1-2 साल वाली गैप। उसके बाद हो सकता है गैप आपकी 3 से 4 साल वाली हो, 3 से 4 साल वाली हो, इस पर क्वेश्चन हो सकता है, कुड बी दैट दे टेस्ट दिस एंड दे माइट आस्क, जैसे आपने पूछा कि सर, वो पूछेंगे कि आपको इतना क्यों टाइम लग रहा है, आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, आप एडमिट करें सर, इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स लैक ऑफ गाइडेंस था। वाई? बिकॉज मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं। अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, लैक ऑफ गाइडेंस था सर, एडमिट करें आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद से देखा, मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, मेरा क्लोजली कोई रिलेशन में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, मैंने खुद से ये मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत की अटेम्प्ट्स में लैक ऑफ गाइडेंस था, तभी ज़्यादा टाइम लगा। अब अगर किसी की गैप जो थोड़ा एज में भी ज़्यादा है, 5 से 6 साल है, ये लैक ऑफ गाइडेंस बंदा नहीं बोल सकता। 5 से 6 साल इज टू मच। लास्ट डिग्री और आपके करंट इंटरव्यू में अगर 5 से 6 साल का है, तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप 6 साल तक एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहां पर आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको सब्सटैंशिएट करें कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली समहाउ, पढ़ाकर, पार्ट टाइम जॉब्स करके, स्टूडेंट्स को गाइड करके, मेंटरशिप, इवैल्यूएशन में काम करके, कुछ ना कुछ कर रहे थे आप। नहीं, डोंट गो देयर। जब आप उन्हीं को, जी जी, डोंट क्वेश्चन देम, ठीक है ना। मत बताओ,
ठीक है, आपका उनका लगना चाहिए कि भाई ये बंदा ही बना है केएस के लिए, ये बाकी ये कहीं सेटल नहीं होना चाहता, वो पैशन दिखना चाहिए, ठीक है ना, वो मत ही बताएं तो बेहतर है। लेकिन ये पार्ट टाइम जॉब्स वाला सिस्टम बताया, एसएसबी डोंट टॉक अबाउट एसएसबी, आप टीचिंग का बता सकते हैं, टीचिंग तो मुझे लगता है आप हर एक ही करता होगा ना, मेंटरशिप तो कर ही रहे हैं आप, उसमें बताएं, आप थोड़ा फॉर्मलाइज करें इसको, फैमिली सपोर्ट दिखना चाहिए, यू फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट थे इन 5-6 साल, ये दिखाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखानी है, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली एंड फादर एंड व्हाटएवर। मतलब आई डोंट थिंक ना आपको 5-6 साल हुए हैं, है ना, तो आई डोंट वांट टू आंसर दैट। ठीक, हाँ क्या, ठीक, हम्म, उसमें वही वही आएगा ना, वाइस सिविल सर्विसेज वाला, उसका भी एक फॉर्मेट है। हाँ, वाइस सिविल सर्विसेज में आप फिर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट, इमोशनल कोई स्टोरी बता दी, बचपन से मेरा पैशन था, वो फिर वो वाइस सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर। हाँ, उसका एक फॉर्मेट है। हम्म, हम्म, हाँ, ये हाँ ये पार्ट टाइम है, जो हाँ सर बराबर बोल रहे हैं, ये फुल टाइम अगर होता तो फिर ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, आप ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं पार्ट टाइम में। जी, हम्म, वो तो कहीं अगर उनको पकड़ना है ना, वो जैसे किसी ने बोला था, अगर उसको वो अगर वो आप पे नरम है तो पूछेगा कि आपका मामू कौन है, और अगर पकड़ना है तो बोलेगा मेरा मामू कौन है, ठीक है, तो वो तो कैसे भी आप फंस जाएंगे फिर। जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप मानिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली स्टेबल थे, उनको ठीक फीलिंग आती है इससे, कोई बुरी फीलिंग नहीं है। हाँ, अब अगर आपने फुल टाइम जॉब करा है, उसके बाद आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इसमें जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा आपको कि आपको क्या ल्योर कर रहा है, और वेदर इट इज़ पावर और वट, वो बता सकते हैं आप। हाँ, बट डोंट मेक इट लाइक इमोशनल स्टोरी, वो पाकिस्तानी वाला, है ना। बता, जैसे देर वॉज दिस गर्ल, देर वॉज दिस गर्ल जिनका जिनका शी वॉज एन ऑर्फन, ठीक है ना, रीसेंट प्रिपरेशन के दौरान ही हर फादर डाइड, एंड देन उन्होंने, उनके अंकल ने उनको जल्दी शादी कर दी प्रिपरेशन के टाइम ही, एंड शी हैड किड्स ऑल्सो, एंड देन जब बच्चा हुआ एंड शी गॉट डिवोर्स्ड, उसने ये अपनी ट्रेजेडी बोर्ड को नहीं बताई, लेकिन बोर्ड जब खरीदने पे आया लास्ट पे, जब उनको पता चला, उनने फिर लास्ट पे बताया कि आप क्या कर रहे थे और वटेवर, वहां से उनको पता चला भाई उन्होंने पॉइंट स्कोर करने के लिए इसने ये बात ही नहीं बताई हमें। शी राइट नाउ इज ऑलरेडी अ केस ऑफिसर, ठीक है, तो वो यहाँ से नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, पर्सनल इश्यूज लेकिन आप बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं। ये हो गया गैप्स वाला पोर्शन। दूसरा जो पोर्शन डैफ रिलेटेड है, दैट इज योर होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, अब ये अच्छे से करना पड़ेगा आपको, बिकॉज उन लोगों ने वहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट में काम किया होगा, और उनके साथ नॉलेज में आपको बड़ा अच्छा डिस्कशन होगा आपका। तो इसमें ज्योग्राफी तो करना ही करना है, ज्योग्राफिकल फीचर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज क्या मिलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इसमें डेमोग्राफी का डेटा लेकर आना, लिटरेसी का डेटा लेकर आना, पॉवर्टी डेवलपमेंट में कहाँ है, एग्रीकल्चर पे सीधा सटीक सवाल आएगा, या इंडस्ट्री जोड़ सकते हैं यहीं पे, आपकी डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, एट्सेट्रा। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन क्या है, हिस्ट्री क्या है आपके एरिया की, और आपके डिस्ट्रिक्ट से जो फेमस पर्सनालिटीज़ है कल्चर में, फेमस पर्सनालिटीज़, इसका एक नोट तैयार कर लें।
एंड इफ यू आर अ वुमन देन फेमस वुमेन पर्सनालिटीज, अगर आप एक लड़की हैं। उसके बाद दिस इज द पोर्शन फॉर जनरली फॉर गाइस, दैट इज स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। डैफ में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, जनरली मैं मानता हूं कि आपको स्पोर्ट्स वाला सेक्शन तभी भरना चाहिए जब आपने कोई अवार्ड या प्राइज कमाया है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो स्पोर्ट्स आपको इंटरेस्ट में मेंशन करना चाहिए, आप इंटरेस्ट में उसको लगा सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा खेला है कोई स्टेट नेशनल लेवल पे कुछ, उसको आप स्पोर्ट्स में भरें, वहाँ पर प्राइज वाइज मेडल वेडल मिला है उसको आप मेंशन करें। अब स्पोर्ट्स में क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आप स्पोर्ट्स वाले हैं तो इसमें भी एक तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो तो पता ही है, उसके अलावा कि स्पोर्ट्स से आपकी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ा है, स्पोर्ट्स से आपकी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ा है, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे फायदा मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फायदा मिलेगा। तो स्पोर्ट्स में वही टीम वर्क, लीडरशिप है ना, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, वो सारी चीजें जो एथिक्स का सिलेबस है वही बताना है। स्पोर्ट्स से आपकी पर्सनालिटी को कैसे असर किया और उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है हॉबी पे। बताइए आप में से किसकी क्या हॉबी है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, आपने भी वही फोटोग्राफी, हाँ, मेंटरिंग, आपने और कुछ लिखा है, सोशल एक्सप्लोरेशन मैम, जिमिंग, डू यू डू दिस, आपका भी है, आपने लिखा है कुछ, हाँ, कुकिंग, ठीक है। तो तबाही है। होम बेस्ड वर्कआउट, आपका ट्रैकिंग एंड टीचिंग, ठीक है। पहले हॉबी का एक ये देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है, हॉबी क्या और क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इट्स ऑलवेज गुड कि हॉबी आपकी थोड़ी एक्टिव हो, एक्टिव हॉबी हो जहां पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व है ना। पैसिव हॉबी नहीं होनी चाहिए, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, इट्स अ पैसिव हॉबी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग। समझ आ रहा है, थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखे उसमें। सेकेंडली, हॉबी शुड नॉट बी ओवरली सोशल, है ना, ओवरली सोशल नहीं होनी चाहिए, लाइक टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, दैट्स ऑल्सो अ हॉबी। आई गो टू ओल्ड एज होम्स टू टॉक टू एल्डरली पीपल एंड ऑल, या सोशल वर्क, व्हाट इन सोशल वर्क, what do they do? What's your work? हॉबी कहाँ है इसमें, तो इंटरेस्ट भी तो आएगा फिर। इंटरेस्ट और हॉबी में क्या फर्क है, इंटरेस्ट होता है जो आपको पसंद है, जो आप करना आपको पसंद है। हॉबी होता है जिसके लिए आप समय निकालते हो, है ना, जो आपको इतना पसंद है कि उसके लिए आप टाइम निकालते हो रोजाना, वो हॉबी है। तो ओवरली सोशल नहीं होना चाहिए, इस पे आएंगे अभी। तीसरा, हॉबी शुड नॉट बी एलिटिस्ट, एलिटिस्ट टेंडेंसी नहीं आनी चाहिए हॉबी से, जैसे हॉर्स रेसिंग करना, हाँ, गाड़ी तेज चलाना, एलिटिस्ट नहीं आनी चाहिए। गोल्फ खेलना, प्लीज डू नॉट मेंशन दैट इवन इफ इट इज योर हॉबी, ठीक है। हॉबी में एक और चीज ना हो, दैट इज नंबर 4, इट शुड नॉट बी टू ओपन एंडेड, नॉट बी टू ओपन एंडेड। जैसे यहां पर है कुछ
कुकिंग थोड़ा ओपन एंडेड है, कुकिंग में वो आपको पकड़ के पोस्टमार्टम कर देंगे। पर कुकिंग में कौन सी कुकिंग, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे कश्मीरी क्विजीन मुझे पसंद है बनाना, वो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है ना, मुगलाई पसंद है या जो भी है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। हाँ, इसमें तो कुछ भी कर लेंगे वो, कुकिंग में तो कुछ भी कर लेंगे। तो कुकिंग में थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, ये बहुत ओपन एंडेड है। ये सोशल वर्क काफ़ी ओपन एंडेड है। हाँ ठीक। हाँ ठीक, मतलब उसके बाद कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं था, बस यही। नहीं, ये तो स्पेसिफिक लिखा था ना इसने, स्पेसिफिक ही लिखना है। कुकिंग में स्पेसिफिक डालिए आप, है ना, कोई स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ कुकिंग दैट यू एंजॉय। और उसमें भी फिर यही यही कि जो भी आपकी हॉबी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फ़ायदा मिलेगा, तो कुकिंग से कैसे फ़ायदा मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे सोशल वर्क करते हैं तो उसमें क्राउड फंडिंग करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप स्पेसिफिक क्राउड फंडिंग की बात करें तो कल को ज़रूरत पड़ सकता है ना, ये चीज़ कल को ज़रूरत पड़ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो चीज़ है जो आप स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक, ओपन एंडेड ये ना लिखें आप। उसके बाद 2 से 3 हॉबीज मेंशन करें। वो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट वाला जो चीज़ लिखा था ना इससे पहले, 2 से 3 हॉबीज मेंशन करें अगर हैं, बी ऑनेस्ट विद दैट, अगर हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग हॉबी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है रीडिंग, एक हॉबी होगी रीडिंग बुक्स, ये काफ़ी ओपन एंडेड है। अब उसमें आपने डाल दिया रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, तो बन गया वो थोड़ा स्पेसिफिक। उसमें फिर मिस्ट्री नॉवेल्स में आपका नैरो बेस ही है, तो वो आपने अच्छे से रिसर्च करके गए होंगे आप, तो वो थोड़ा उसको स्पेसिफिक बनाना है। अब ये थोड़ा प्रिंसिपल है दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर राइटिंग योर हॉबी। नाउ इसमें सी जनरली मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर हॉबी नहीं है तो आप हॉबी बना लें। जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने एक बच्ची को हॉबी बोला था कि आप सोप मेकिंग लिखो उसमें। अब उसने सोप मेकिंग कभी करा नहीं है, तो उसे सोप मेकिंग करना शुरू किया। फिर इंटरव्यू से पहले पहले उसे मटेरियल खरीदा, फिर देखा कि कैसे होता है, फिर फ्रेग्रेंस का क्या उसमें होता है, फिर कैसे वो लॉन्ग लास्टिंग बनती है, और वो ये सब कैसे वो जल्दी ख़त्म ना हो, ऐसा उसमें भी कुछ होता है वो लॉजिक उसका कि वो जल्दी ख़त्म ना हो, उसमें ज़्यादा झाग ना चढ़े और एंड ऑल। अच्छा रिसर्च करा और सोप मेकिंग कुछ एक दो हफ्ते करा उसने, और उसके बाद उसने सोप मेकिंग ही बोला था अपने इंटरव्यू में। थोड़ा ऐसी हॉबी जिस पे क्वेश्चन इंटरेस्ट लगे कि नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें। अब आप क्रिकेट लिख रहे हैं, लेट्स सपोज, वो ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने क्रिकेट लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन उठता नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट दे आर रियली इंटरेस्टेड इन आस्किंग, अनलेस क्या यू राइट्स लेट्स से गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा इज समथिंग जिसपे वो पूछेंगे, वो लग रहा है नहीं भाई कुछ अलग लिखा है इसने, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे वो। ऐसे एक लड़के ने लिखा था गली क्रिकेट, अब उसे सिर्फ क्रिकेट नहीं लिखा, गली क्रिकेट लिखा, तो उसको क्या पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्रिकेट जो खेला जाता है ना, गली क्रिकेट। और सर गली क्रिकेट में सर मेजर फीचर ये है कि जो बैट लेकर आता है वही बैटिंग करता है ना। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, और एक अच्छा आंसर यूर डन आपका, हाँ उसी वक्त उनको याद रहेगा वो। मुझे लगता है उस एक आंसर से ही क्वालिफाइड, शायद रैंक 88 है उसकी, सो ही क्वालिफाइड विद दिस वन आंसर। बहुत अच्छा आंसर था वो। हाँ वो करना है, लेकिन जो भी हॉबी आप लिखेंगे वो करना आप, ठीक है ना। एक दो इतने हफ्ते हैं आपके पास अभी, वो चीज़ करना इन्हीं दिनों में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैकिंग। हाँ ठीक है। वो तो अब तो वो इतना कॉमन है कि वो पूछे भी ना आपको शायद, है ना, वो बहुत ही कॉमन हो गया ना, एवरीबडी नोज दिस स्टफ जो आप बता रहे हैं। तो आई डोंट नो कि इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं है। तो मेरी नज़र में, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन, यू कैन डिसअग्री, मेरी नज़र में टीचिंग इज़ नॉट अ गुड हॉबी, कुकिंग अनलेस इट इज़ स्पेसिफिक नॉट गुड, फोटोग्राफी
इसको थोड़ा वाइल्ड लाइफ कर लो या कुछ, है ना, कुछ स्पेसिफिक करो उसको, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक करो। मेंटरिंग नॉट एट ऑल अ गुड हॉबी, ये हॉबी ही नहीं है ये। जिमिंग में आप लिख सकते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, है ना, लो इंटेंसिटी मुझे नहीं पता उसका क्या सिस्टम है, पर अ बिट मोर स्पेसिफिक। ठीक, ठीक है, इससे हम्म, इसमें सेफ भी खेल सकते हैं। ऐसे आई रिकमेंडेड सम हॉबीज टू माय स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो। एक को मैंने बोला था आप लिखो नॉट टाइंग, है ना, जो टाई का नॉट होता है ना, किसी की हॉबी होती है वो नॉट टाइंग करना। फिर उसने उसका रिसर्च करा, फिर हमारे पास 5 अलग, मुझे पता ही नहीं था, उसने बोला 5 अलग टाइप के नॉट टाइंग होते हैं। फलाना कौन सी ओकेजन पे लगता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा नॉट लगाता है, ट्रंप कौन सा नॉट लगाता है ना, तो वो सारा भी एक अच्छा हॉबी है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रिकेट पे आई बिलीव, टीचिंग वीचिंग पे देयर आर नो क्वेश्चंस दैट कैन कम ऑन सच हॉबीज, तो वो थोड़ा दिमाग में रखें आप। ये हॉबी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस। अगर कोई मैरिड है, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपको कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। इफ यू नॉट मैरिड तो ठीक है, लड़कों को ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछते। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेवर टॉक बैड अबाउट द जॉब दैट यू ऑलरेडी हैड, ठीक है ना। जो भी आपका जॉब रहा है उसके बारे में हमेशा अच्छी बात बोले, सर मुझे ये सीखने को मिला, उसमें नुक्स ना ढूंढे आप कि उसमें ये नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें क्या था, वो पॉजिटिव चीज़ बताएं आप, और आपने क्या वहाँ से लिया। और वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी में आपको कल को फायदा दे, है ना। वही जो सिलेबस है आपका, मेंटल अलर्टनेस एंड ऑल, बैलेंस ऑफ जजमेंट, सर मैंने ये चीज़ वहाँ पर किया जिससे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कल को फायदा मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, आप इंट्रोडक्शन में ही मेंशन करेंगे। से इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट है, वो मेरा अब का मैं बताता हूँ। अभी ये हमारा ये हो गया जो मैं बता रहा था, जेनरिक ड्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप जेनरिक क्वेश्चन लिखे, इस पर मैं मैरिटल स्टेटस पे बात करूंगा। जेनरिक क्वेश्चंस, जेनरिक क्वेश्चंस। सबसे पहला तो क्वेश्चन अगर पूछा गया, जनरली ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा, जैसे सर का जब इंटरव्यू था, वो उनको जो पूछा गया, वो आपके जो चेयरमैन सर थे वो बिहार से हैं शायद। तो पहला सवाल पूछा, इन्होंने लॉ किया है सर ने, तो पहला सवाल पूछा कि लॉ काहे नहीं किए हो, है ना, प्रैक्टिस काहे नहीं किए हो। तो वो पहला सवाल था विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन पूछा गया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर सर, नाम, नाम, सीधा डिस्ट्रिक्ट, अपने फादर वगैरह का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्ट्रिक्ट, सर मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूं, और वहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट पे कोई क्वेश्चन पूछे, उधर पे ही एक सिंपल फ्रेज में यूनिक फीचर बता दो अपनी डिस्ट्रिक्ट का, हल्का सा कोई यूनिक फीचर। जैसे सर मैं शोपियां से हूं, द एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, डाल दिया आपने दाना एक। अगर कैच किया उन्होंने तो शायद एप्पल पे क्वेश्चन पूछे। सर मैं श्रीनगर से हूं, फेमस फॉर डल लेक एंड हाउस बोट्स। सर मैं अनंतनाग से हूं, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। सर मैं बडगाम से हूं, रिच एंड सूफी हेरिटेज। समझ रहे आपको, अपनी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा वन फ्रेज में यूनिक फीचर निकाल लो जिसको आप वहां पर लीड कर सके उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद एजुकेशन बताएं। प्लीज डू नॉट गो टू स्कूल लेवल, सीधा अपनी लेटेस्ट कंप्लीटेड डिग्री बताएं, जो आपकी आखिरी कंप्लीटेड डिग्री है। और अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हो ये भी बताएं, ये 2 चीजें बताएं। गैप लंबा है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूर बताएं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सर मेरा ये जॉब था इस कंपनी में, जॉब का टाइटल, क्या जॉब था और किस कंपनी में, किस जगह पर। ठीक, पुराना हो जाएगा ना वो, गैप काफी लंबा हो जाएगा फिर। हाँ वो बता सकते हैं आप, ये यहाँ पे बता दो।
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में बता दो। उसके बाद आप बताएंगे हॉबी, हॉबी इंट्रोडक्शन में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद बताएंगे। और आखिर पे मैरिटल स्टेटस अगर है बताना चाहिए आपको, इट्स समथिंग वर्थ टेलिंग। सर आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स, है ना, डोंट टॉक अबाउट योर स्पाउस एंड ऑल। और वहां गजल लिखना शुरू करोगे। यस यस। हम्म। एंगेजमेंट नहीं है तो कर लो फिर, है ना। हाँ, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। इट कुड गो बोथ वेज, मोस्टली मुझे लगता है इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड, यू नो, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई, मुझे ये नहीं लगता कोई इम्पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, ये होता है कि आप काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं किसी ने, जैसे तीसरा 3 से ज़्यादा जिसके इंटरव्यूज़ है उसको बोलना चाहिए, तो उससे एक ह्यूमनली एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर भी यार नशरा हेयर, उसका मुझे 4था या 5वां इंटरव्यू था उसका, और वो इतने इंटरव्यू दिए कि हमारा जो खुद का बोर्ड भी बैठा था, इट वाज लाइक कि भाई इसको नहीं भी आता है अगर तो इसको पास कर दो आप, अब बहुत टाइम हो गया इसको, 2014 से प्रिपरेशन कर रही थी, अब 2 भी बच्चे हो गए उसके। तो वो चीज़ है, अगर आपके 3 इंटरव्यूज़ हुए हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, वो थोड़ा एक ह्यूमन टच देगा आपको। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन जेनरिक बनेगा, दैट इज वाई सिविल सर्विसेज। इसका एक फॉर्मेट है, वाई सिविल सर्विसेज। मैं जल्दी जल्दी फॉर्मेट बता देता हूं आपको। जैसे हुजैफ ने भी कहा, कोई एक हमारे पास रीजन नहीं होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनैलिटी होनी चाहिए आंसर में। तो जनरली हमारे पास देयर आर 2 वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि मैंने ये पाथ क्यों चुना। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जो मोस्टली बच्चे बोलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वाला इज कॉमन टू एवरी आंसर। तो हर कैंडिडेट बोलेगा सर हमारे पास इस पर्टिकुलर फील्ड में डाइवर्सिटी है काफ़ी, देयर इज डाइवर्सिटी, जॉब में डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पर काम करने का मौका मिलेगा और सोसाइटी पर कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। आप अथॉरिटी ना बोले, डिसीजन मेकिंग बोले। डिसीजन मेकिंग, सर इससे मुझे पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन मिलता है। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। प्लीज मेंशन दिस, इससे आप ज्यादा प्रैक्टिकल लगोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और अगर आपको लगा सर इट कम्स विद रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, दिस इज समथिंग जो जनरली बच्चे बताते हैं। पर मुझे लगता है आप इसमें एक चीज ऐड करें, इसको आप जल्दी गो थ्रू करें, इनको इनमें से 2-3 बताएं आप, और जो ऐड आप करें चौथी चीज, दैट इज योर पर्सनल स्टोरी। आपकी खुद की पर्सनल स्टोरी, कोई अच्छी सी स्टोरी अपनी बताएं आप, कि कैसे आपको किसी ऑफिसर से मोटिवेशन मिला, कैसे आप इंस्पायर हुआ अपने फादर से जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, कैसे आपके रिश्तेदार ने कुछ ऐसा किया वैसा किया, कुछ पर्सनल बैक स्टोरी बताएं अपनी। ये यूनिक होगा, ये सिर्फ आप बोलोगे और ये किसी के पास नहीं होगी, इट्स वेरी यूनिक। तो टॉक, कम अप विद अ स्टोरी, जो भी आपकी चाइल्डहुड स्टोरी है, बट प्लीज डू नॉट मेंशन नेम्स, है ना। कोई अगर सिविल सर्वेंट भी है उनका नाम मेंशन ना करें आप, बिकॉज यू नेवर नो कि उनका क्या रेपुटेशन रहा होगा उस समय फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जनरली जो आपको लगते हैं ना, जैसे जो बड़े बड़े नाम आपको दिखते हैं सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर, आई कैन टेल यू फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ मैं आपको, मोस्ट ऑफ दोज जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइटेड है, दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर उनको वैसा नहीं देखा जाता है जैसा पब्लिक देखती है उनको।
तो नेवर मेंशन नेम्स, है ना, किसी का नाम मेंशन ना करें आप, स्पेशली अगर कश्मीर से है तो ना ही मेंशन करें। तो ये एक बना लें इसका एक स्ट्रक्चर, पर्सनल स्टोरी बताएं, डाइवर्सिटी, डिसीजन मेकिंग ऑल। और ये वाई सिविल सर्विसेज में कुछ भी आ जाएगा, आपने क्यों वो इंजीनियरिंग करा, फिर क्यों शिफ्ट किया सर, इस वजह से, है ना, आपने आप क्यों लगे हैं इसी के पीछे सर, इस वजह से, जो भी है वो उसमें सेम स्ट्रक्चर लगा सकते हैं आप। उसके बाद मे बी देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी चूज यू, व्हाई शुड वी चूज यू, या व्हाट इज डिफरेंट, आप में यूनिक क्या है, आप दूसरे से अलग कैसे हैं। इसमें आप दोनों चीजें बताएं, अपनी मॉरल वर्च्यूज भी दिखाएं और अपनी टेक्निकल वर्च्यूज भी दिखाएं, ऐसा भी लगे कि आप मॉरली करेक्ट हैं और टेक्निकली साउंड है। टेक्निकल वर्च्यूज में डिसीजन मेकिंग पर बात करें, डिसीजन मेकिंग स्किल है सर, और ये ऐसा नहीं बताना है कि सर मुझे पता है कि मेरे अंदर स्किल है, आपको बताना है कि मेरे जो कलीग्स हैं वो ये बताते हैं, मेरे जो कलीग्स हैं वो ये बताते हैं। सर मेरे पास डिसीजन मेकिंग के साथ एनालिटिकल स्किल्स भी है, सिचुएशंस को एनालाइज करना, सॉल्यूशंस देना, लॉजिकल स्किल्स सब सिलेबस से है ये, और साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर इसको थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में बता सकते हैं आप। मैं एविडेंस बेस्ड लर्निंग में भरोसा रखता हूं, तो दैट इज साइंटिफिक टेम्पर। मॉरल वर्च्यूज में क्या बताएंगे आप, वही इंटेग्रिटी, समथिंग दैट दे हाईली वैल्यू, कंपैशन, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी या न्यूट्रलिटी, इन पर चीजें ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं। सेंसिटिविटी या सेंसिटिव, पेशेंस, परसेवरेंस, ये मॉरल वर्च्यूज है। वंस यू लिस्ट दीज क्वालिटीज एंड दे स्टिल टेल यू कि ये क्वालिटीज तो सब में है जिनको भी आज हमने इंटरव्यू किया है, देन व्हाट डू यू आंसर। तो इसका एक मॉडल है, सर यू आर द बेस्ट जजेस हियर and if someone is better suited for this role, they deserve the opportunity. However, I will continue to improve myself to demonstrate that I possess the qualities of a good civil servant. ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट करना है कि सब में होंगी सर, आप जजेस हैं, अगर मुझसे कोई बेहतर होगा तो उसको आप ये रोल दे सकते हैं, लेकिन मैं अगले साल फिर से आऊंगा बेहतर बनकर। तो दैट इज द आंसर टू व्हाई शुड वी चूज यू। उसके बाद अभी ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट मैं जल्दी स्किम करूंगा इससे। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर पूछी आपसे, जो पीछे से मैंने आपको अभी चीजें बताई ना, वाई सिविल सर्विसेज में या वाई शुड वी चूज यू, वो सब आपकी स्ट्रेंथ्स है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ, वो सब कॉपी करना आप। एनालिटिकल स्किल, क्विक लर्नर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वीकनेसेस में क्या लिखेंगे, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। वीकनेस में लिखें सर, अ वीकनेस यू कैन ओवरकम, ऐसी वीकनेस जिसको ओवरकम किया जा सके, कोई परमानेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें, समथिंग दैट कैन बी चेंज टुमारो। वीकनेस ऐसी हो जो एक डिस्गाइज्ड पॉजिटिव हो, जो एक डिस्गाइज्ड पॉजिटिव हो। कमजोरी बतानी है लेकिन डिस्गाइज में पॉजिटिव होगा वो। जैसे सर मैं वर्कहॉलिक हूं, ज्यादा काम करता हूं, ये मेरी वीकनेस है, मगर आप बता रहे हो कि आप काम करते हैं, तो दैट्स अ डिस्गाइज्ड पॉजिटिव। आपको पर्सनल वीकनेस बतानी है, पर्सनल वीकनेस, इसका क्या मतलब है, दैट डज नॉट अफेक्ट अदर्स, दूसरों को असर नहीं पड़ना चाहिए उससे, आपको असर पड़ना चाहिए। तो ऐसी वीकनेस बताएं आप। जैसे सर मैं ज्यादा खाता हूं, है ना, मैं फूड ज्यादा कंज्यूम करता हूं, डाइट कंट्रोल नहीं होता, इंट्रोवर्ट हूं, ये बता सकते हैं। टाइम लगता है सर, आई टेक टाइम टू ओपन अप, उसमें कोई हर्ज नहीं। सर मुझे पोइट्री नहीं आती,
lack of artistic expressions, lack of artistic expressions, ये बता सकते हैं, lack of artistic expressions, ठीक है, you can talk about this stuff. पांचवा लिखेंगे स्ट्रक्चरिंग आवर रिस्पॉन्सेस, स्ट्रक्चरिंग आवर रिस्पॉन्सेस। इसको लेकिन प्रैक्टिस करना, ये आप ऐसे पहली बार में नहीं कर पाएंगे। मैं 3 ही बताता हूं। एक है इसको हम प्रेप कहते हैं, एक को हम कहते हैं पैक, एक हो गया आपका सेल। प्रेप का मतलब पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल और पॉइंट। पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट। पैक में आप लिखेंगे पंच, एनालिसिस और कंक्लूजन। पंच, एनालिसिस और कंक्लूजन। सेल में आप लिखेंगे सिचुएशन, अप्रोच, इंपैक्ट, लर्निंग। इंपैक्ट, लर्निंग। प्रेप जनरली लगता है जनरल क्वेश्चंस पर, जनरल क्वेश्चंस पर ये लगेगा। पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस पर आप ये दे सकते हैं, और गवर्नेंस का क्वेश्चन होगा, सिचुएशनल कोई क्वेश्चन होगा, उसमें आप ये लगा सकते हैं, गवर्नेंस या सिचुएशनल। विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू, बट मैं रीड आउट कर लेता हूं, आपको खुद समझ आएगा। मैं तीनों चीजें पढ़ लेता हूं एक बार। ये क्वेश्चंस है कुछ। सबसे पहले, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट? एक इसका रॉन्ग अप्रोच क्या है? सर, आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व द पीपल, दैट्स टू जेनरिक। सही अप्रोच क्या है? तो हम प्रेप लगा सकते हैं इसमें। पहला पॉइंट, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी मेकिंग एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ये आपने पॉइंट बता दिया। व्हाई डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट, उसका एक रीजन बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ एनी पॉलिसी एंड दिस रोल ब्रिजेस गवर्नेंस विद ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन। उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे। ड्यूरिंग कोविड-19 स्विफ्ट ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस ऑन ऑक्सीजन सप्लाई सेव्ड मेनी लाइव्स। एज अ सिविल सर्वेंट आई कैन हेल्प ऑप्टिमाइज सच रिस्पॉन्सेस। फिर से पॉइंट बताएंगे। दिस इज वाई आई सी दिस रोल एज अ चांस टू सर्व इफेक्टिवली एंड नॉट जस्ट थ्योरेटिकली। तो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पर आप पॉइंट दे रहे हैं, उसका रीजन, उसके एक एग्जाम्पल, फिर से कंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद ये रीजन, एग्जाम्पल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपकी इसमें आपकी असल इंटेंशन पता चलता है और आपकी नॉलेज पता चलती है। पैक का देखिए, पंच, एनालिसिस, कंक्लूजन। व्हाई इज जेके's इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो कंपेयर टू अदर स्टेट्स? इसका एक रॉन्ग आंसर क्या है? सर, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ज्योग्राफी। दैट इज टू सिंपल। राइट आंसर क्या है इसका? पंच लगाएंगे सबसे पहले। जेके सर, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एंड स्टेबिलिटी। अब एनालिसिस करेंगे। J&K faces unique challenges, terrain affects connectivity, frequent internet shutdowns deters investors, and heavy dependence on tourism makes the economy fragile. Conclusion क्या है? A mix of industrial diversification, improved logistics and policy consistency is needed for long-term stability. Conclusion हमेशा long-term level पर खत्म करें। Situational questions अगर आएंगे, आपको सबसे पहले सिचुएशन बतानी है, अपना अप्रोच बताना है, उससे क्या इंपैक्ट हुआ और आपने क्या सीखा। लर्निंग,
जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कोई आपका एथिकल डिलेमा बताइए कि आपने लाइफ में क्या देखा है और आपने इसको कैसे हैंडल किया। ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। सो आप सबसे पहले इसका सिचुएशन बताएंगे कि मेरे ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आई वॉज रिव्यूइंग scholarship applications. I noticed one applicant had submitted a forged income certificate to qualify. Upon inquiry, I found that while the student was struggling financially, they did not meet the official eligibility criteria. तो सबसे पहले आपने situation बताई, उसके बाद अपना approach बताया. Instead of ignoring the issue or rejecting the application, I consulted my supervisor and we explored alternative government schemes where the student could apply legally. I guided them in the correct process to ensure they received the necessary support. Impact क्या पड़ा इससे? The student got financial aid through a legal route, ensuring both fairness and support. This also maintained the integrity of the scholarship program. Learning क्या थी आपकी? I learned that ethical dilemmas require a balance between compassion and integrity. Rules exist for a reason, but governance should focus on solutions rather than shortcuts. शॉर्ट में आप ये तो इतना डिटेल नहीं बता पाएंगे आप, बट द आइडिया इज कि यू एक्सप्लेन द सिचुएशन, आपका अप्रोच क्या था, उससे उस बच्चे पर क्या असर पड़ा और आपने क्या सीखा। सिचुएशनल क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं। सेल वाला बिहेवियर आखिरी है, इट इज इंटरव्यू एटिकेट्स एंड बिकमिंग अनफॉरगेटेबल, will take a lot of time. I'm saving this for some other session, या जो बच्चे अभी जिनका है उनके साथ इस पर बात होगी अब क्लास के बाहर। I can guide you one on one, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। Thank you.